नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जो होगा आपका 14 जून से लेकर 20 जून तक का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। फ्रेंच ओपन 2021 है। तो लिखा हुआ है, फ्रेंच ओपन के फाइनल में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने रूस की अनास्ताशिया पावलुचेकोवा को हराकर महिला एकल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। इससे पहले क्रेजिसिकोवा ने साल 2018 में अपनी सहयोगी कैटरीना सियाकोवा के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन में महिला डबल्स का खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स के तौर पर टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस साल के आयोजन में पुरुष डबल्स का खिताब फ्रांस के निकोलस माहुत और पीएच हर्बर्ट की जोड़ी ने जीता, जबकि मिक्स डबल्स में डी क्राविच और जो साल्सवरी की जोड़ी ने जीत हासिल की। इस खेल में पुरुष एकल और महिला डबल्स का फाइनल आज खेला जाएगा। मतलब हो चुका है। नोवाक जोकोविक आपके क्या है, आपका जो सिंगल्स टाइटल है वो जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन को फ्रांस इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ द टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। पहली फ्रांसीसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1891 में पुरुषों की इंटर क्लब प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की गई थी। 1897 में महिला एकल मैचों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। 1925 में इस प्रतियोगिता को गैर फ्रांसीसी प्रतियोगिताओं या प्रतिभागियों के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1928 में इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में किया जाने लगा, जिसके चलते यह प्रतियोगिता रोलैंड गैरोस के नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पूछा जाता है कि कौन सी प्रतियोगिता को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको? फ्रेंच ओपन को। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ, बता दें कि टेनिस के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें फ्रेंच ओपन सहित यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन आपका क्या शामिल है। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है अगर साल की शुरुआत की बात करें। उसके बाद आपका विंबलडन होता है। उसके बाद आई थिंक फ्रेंच ओपन होता है, लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो देख लेते हैं। आपका इससे रिलेटेड एसोसिएशन है वो एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल है, और इसे एब्रिविएशन करेंगे तो एटीपी बोला जाता है। ये फाउंडेड हुआ था सितंबर 1972 में, और इसका लोकेशन अगर देखा जाएगा तो उसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में देखने मिलेगा। उसके अलावा मोनाको हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया में इसके लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। चेयरमैन जो एंड्रिया ग्वाजियानी है, और सीईओ है इसके मासिमो कैलवेली। तो ये आपने याद रखना, एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी बोलते हैं। वहीं महिलाओं के लिए वुमेन टेनिस एसोसिएशन, जैसे डब्ल्यूटीए बोला जाता है, अगले साल बन गया था ये उसके। तो ये जून 1973 को बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा यूएसए में। इसकी प्रेसिडेंट कौन है? मिकी लॉलर, और चेयरपर्सन है स्टीव सिमन। तो ये आपने याद रखना है कि एटीपी जो आपका है ये 1972 में, और महिलाओं के लिए डब्ल्यूटीए ये 1973 में बन के तैयार हो गया था। इसका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम लंदन में देखने को मिलेगा। अच्छा, बात करें तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। शायद से मैंने फ्रेंच ओपन बाद में बोल दिया था। नहीं, विंबलडन होता है तीसरे नंबर पे। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो मिड लेट जनवरी के आसपास होता है, और जो आपका वेन्यू होता है वो मेलबर्न पार्क है, मेलबर्न में, और ये हार्ड सरफेस में खेला जाता है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं इस कलर का होता है आपका। फिर आता है फ्रेंच ओपन, ये मई और जून के आसपास खेला जाता है, और ये खेला जाता है स्टेड रोलैंड गैरोस जो आपका फील्ड है पेरिस में, क्ले में खेला जाता है, लाल मिट्टी में खेला जाता है। ये वाला रोलैंड गैरोस इसे बोला जाता है। विंबलडन जो होता है आपका वो जून जुलाई, आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा लास्ट में, और जुलाई अर्ली में खेला जाता है, और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑल इंग्लैंड लोन टेनिस एंड द कॉर्कोएस्ट क्लब लंदन में ये खेला जाता है। विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है? लंदन में खेला जाता है। ये इसका ग्रास कोर्ट। और यूएस ओपन जो होता है ये अगस्त सितंबर के आसपास होता है, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है आपका, और ये न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। तो याद रखना, 2 हार्ड कोर्ट में, पहला और लास्ट वाला, मतलब ऑस्ट्रेलियन और यूएस। तो ये वाला हार्ड कोर्ट है आपका, पेपर में पूछा जाता है, और ये वाला हार्ड कोर्ट है आपका। बाकी ये क्ले में खेला जाता है। बाकी ये किस में खेला जाता है? रोलैंड गैरोस जो आपका है ये क्ले में खेला जाता है, और इसे रिकॉर्ड 12 बार जीता है, शायद से 12 बार जीता है राफेल नडाल ने। सबसे ज़्यादा बार जीतने का जो रिकॉर्ड राफेल नडाल के पास है, आई थिंक 12 बार जीते हैं। और विंबलडन की बात करें तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो मैंने ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, और ये खेला जाता है आपका कहाँ? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये आपने याद रखना है। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो 1905 में आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपने याद रखना है। फ्रेंच ओपन की बात करें, जिसे आपका क्या बोला जाता है? रोलैंड गैरोस बोला जाता है। 1891 में आपका स्टार्ट हुआ था। सबसे पुराने की अगर बात की जाएगी तो वो है आपका कौन सा था? विंबलडन 1877 में हो गया था आपका स्टार्ट। उसके तुरंत ही बाद आपका यूएस ओपन भी आपका 1881 में आपका स्टार्ट हो गया था। तो ये आप रख सकते हैं यार, ठीक है ना। वेन्यू याद रखना। वेन्यू उसका तो यूएस तो बोल ही दिया उसने, न्यूयॉर्क सिटी में है, इसका लंदन में है। इससे पहले जो फ्रांस ओपन की बात है वो पेरिस में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की ये आपका मेलबर्न में खेला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है। तो नफ्ताली बेनेट ने
इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। उन्हें संसद में बहुमत हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। संसद को, वहाँ की संसद को नेसेट बोला जाता है। के साइलेंट होता है नेसेट में, मैं आगे दिखा दूंगा। ये है इजराइल की संसद नेसेट, जिसमें के साइलेंट होता है। में 120 सदस्य होते हैं, जिसमें 60 सदस्यों ने बेनेट के पक्ष में वोट दिया और 59 सदस्यों ने उनके विरोध में मतदान किया। ये याद रखना कि एक वोट से हार गया आपके कौन, बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन को समाप्त करने के लिए मध्यम मार्गी और वामपंथी दलों के साथ भागीदारी की। अच्छा, ये जो आपके नफ्ताली बेनेट है, ये एक्सट्रीम राइट फ्रंट के माने जाते हैं, ठीक है ना। जबकि इनका जो बोल सकते हैं कोलाइजन हुआ है, वो किन के साथ हुआ आपका, वो आपका ज़्यादातर सेंट्रिस्ट और किन के साथ, लेफ्टिस्ट के साथ। तो ये अलग बात है कुछ। चलो, पर राजनीति में चलता है। अगली बात, नई सरकार ने इस बार नई विचारधाराओं के सदस्यों को चुना है, जिसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी शामिल है। तो देखो, जो नई पार्टी बनी उसमें आपका बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट आ जाता है, राइट एक्सट्रीमिस्ट। राइट एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल क्या करेंगे, क्योंकि जो नफ्ताली बेनेट है वो साफ बोलते हैं कि वो क्या कर देंगे, जो गाजा पट्टी है और आपका जो आपका गोलान हाइट्स वाला रीजन है, या फिर जो आपका कौन सा है बोल सकते हैं, जो आपका बोल सकते हैं वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है, उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से इसराइल में मिला देंगे। जबकि आप जानते हैं अभी कि वेस्ट बैंक हो गया और जो आपका गाजा स्ट्रिप होगी, वो दोनों अभी भी वहाँ पर क्या है, अरब मेजॉरिटी में, और वहाँ पे उसे पैलेस्टीन टेरिटरी बोला जाता है। मैं आगे मैप में दिखा दूंगा आपको। अच्छा, आगे लिखा हुआ, इसराइल के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नियमित रूप से एक किप्पा पहनते हैं, जो कि यहूदियों द्वारा पहना जाता है, ये याद रखना। अच्छा, वह फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का विरोध करते हैं और कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, जिसे ईस्ट यरूशलेम बोलते हैं, में यहूदी बस्तियों का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल में 2 साल के भीतर 4 अनिर्णायक चुनाव संपन्न हुए थे। पिछले 2 साल में 4 हुए, और वो तो आपका शुरुआत से था कि वहाँ पे कोई भी जो पार्टी है वो मेजोरिटी में आ ही नहीं पाती, ठीक है ना। ज़्यादातर वहाँ पे कोलाइजन की गवर्नमेंट बनती है आपकी। आगे लिखा हुआ है, मार्च में हुई वोटिंग के दौरान नेतन्याहू की पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली थी, लेकिन वह फिर से सरकार बनाने में सफल नहीं हुए थे। नफ्ताली बेनेट पूर्व प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के करीबी और उनके कार्यकाल में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये आपके फॉर्मर कमांडो भी हैं नफ्ताली बेनेट, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका वहाँ पे मैंडेटरी है, इसराइल में मैंडेटरी है कि कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसे क्या करना होता है, सेना में अपना क्या देना होता है, सेवा देनी ही होती है। नेसेट की बात कर लेते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट है। तो स्पीकर प्राइम मिनिस्टर अभी नफ्ताली बेनेट बन चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। एक दूसरे अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है, वो है यार लैपिड, ठीक है ना। इनका नाम याद रखना है, यास अतित, तो इनका नाम जरूर याद रखना है। अपोजिशन लीडर अब कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है, जो आपके लिक्विड पार्टी से आते हैं। अगर अभी स्ट्रक्चर की बात करें 120 सीटें, और यहाँ पर जो आपके कौन है, यार लापिड है, वो यार आतित पार्टी से आते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें अगर बोला जाएगा। पर मौका दिया गया यामिना पार्टी के किसको, आपके नफ्ताली बेनेट को। हालांकि उनके पास 6 ही सीटें केवल, पर फिर भी जो ऐसा है कि वहाँ पे 4 साल में आपके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो ये कंडीशन बनी हुई कि पहले 2 साल आपके नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके अगले 2 साल में कौन बन जाएंगे आपके, वो बन जाएंगे आपके कौन, यार लापिड, जो आपके किस पार्टी से, यास अतित पार्टी से हैं। पर कौन बने अभी, यामिना पार्टी के कौन, नफ्ताली बेनेट। अच्छा, बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अपोजिशन में देखेंगे 59 है भी लिक्विड, जो आपकी बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है। बाकी आपकी क्या है, बोल सकते हैं छोटे छोटे क्या आपके कोलाइजन्स हैं। अच्छा, इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल के पड़ोसी देश हैं जॉर्डन, ऊपर से जाएंगे सीरिया, ऊपर जाएंगे लेबनान, और यहाँ से इजिप्ट लगता है। अच्छा, जॉर्डन और जो आपका इसराइल है उसका कोस्टल बॉर्डर लगता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये आपने याद रखना है, ये इनकी कोस्टल लाइन है इधर की तरफ। अच्छा, जॉर्डन का केवल यही है, ठीक है ना। गल्फ ऑफ अकाबा से क्या लगता है, इसका आपका कॉस्ट लगता है। इसराइल के पास तो काफ़ी बड़ा कॉस्ट है। ये आपका देखो, ये है आपका गाजा स्ट्रिप, और ये आपका वेस्ट बैंक। यहीं पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यहीं पर देखने को मिलेगा आपका यरूशलेम, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा, लिखा होगा यार, यहाँ पर है यरूशलेम कहीं पे, यहाँ पर, ठीक है ना। पर छोड़ दीजिए, चलो। अच्छा, वैसे अगर मैं बोलूँ तो पैलेस्तीन की जो कैपिटल भारत मानता है और रमल्ला मानता है, यहाँ पे लिखी हुई है। और भारत जो इसराइल की कैपिटल मानता है वो मानता है तेल अवीव को, जो यहाँ पर है। पर ऑस्ट्रेलिया जो कैपिटल मानता है वो ईस्ट यरूशलेम को मानता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, गोलान हाइट्स ही है, ठीक है ना। ये गोलान हाइट्स से कब्जे में लिया था सीरिया से, किसने, इसराइल ने, ये आपने याद रखना है। ये इजिप्ट का कौन सा पार्ट है, ये सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी हो गया, इस तरफ आपका देखो, इस तरफ आपका डेड सी, जैसे बोलते हैं मृत सागर, और यहीं पे आपकी कौन सी नदी बहती है, जॉर्डन रिवर बहती है। कौन सी बहती है, जॉर्डन रिवर। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। तो लिखा हुआ है, तटरक्षक बल ने, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ओडिशा में ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था।
ऑलिव रेडली कछुए नवंबर से दिसंबर के महीनों में प्रजनन के लिए ओडिशा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। उनके सामूहिक घोंसले को अरिबाड़ा कहा जाता है। ये जरूर याद रखना, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि जो ऑलिव रेडले टर्टल्स हैं उनके घोंसले को क्या बोला जाता है, अरिबाड़ा बोला जाता है। यह ऑपरेशन हर साल ऑलिव रेडले कछुओं की रक्षा करने की मदद से किया जाता है। इसके तहत नवंबर से मई तक तट रक्षक अपने फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर क्राफ्ट, एयर कुशन वेसल एंड द ड्रोनियर एयरक्राफ्ट के जरिए 24 घंटे निगरानी रखते हैं। इन कानूनों और संचालनों को तट रक्षक बल द्वारा लागू किया जाता है, जिसे ओडिशा समुद्री मत्स्य अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त होती है। इसके तहत कछुओं के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए कछुओं के तट पर पहुंचने के लिए गिल जालों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि उसमें फंस जाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऑलिव रिडले कछुओं को IUCN जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एंड द नेचर की रेड लिस्ट में वॉन्डरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया। इसके बाद से आपके एक्सट्रीमली डेंजर, आपके कौन से थे, डेंजर कैटेगरी आती है। वॉन्डरेबल के बाद अभी दिखा दूंगा। और साइट्स की अगर बात करें तो उसकी जो आपकी क्या है, परिशिष्ट 1 है जो शेड्यूल फर्स्ट है, उसमें भी ये सूचीबद्ध है। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1972। तो ये जरूर आप याद रखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसके जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। अच्छा ये देख लेते हैं, ये ओडिशा है आपका। ओडिशा की जो बॉर्डर लगती है वो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लगती है। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर में है। अगर यहीं पर बात करूं जिसकी मैं बात करता हूं, तो आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वहीं पर आपको ये गहिरमाथा बीच देखने को मिलता है। यहीं पर क्या आपका गहिरमाथा बीच है, बात समझ में। यहीं पर ये क्या करते हैं, आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं और ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया हो गया आपका कहाँ, रशिया की तरफ, वहाँ से आते हैं अंडे देने के लिए, प्रजनन के लिए इधर। तो ऑलिव रेडले टर्टल्स, ठीक है ना। अच्छा जो पानी में रहते हैं ना, जिनके फंस होते हैं उन्हें टर्टल्स बोला जाता है। एक होता है टॉर्टवाइस। टॉर्टवाइस जो होते हैं वो आपके लैंड में रहते हैं। इनके क्या होता है, पाँव वगैरह होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। पूरी हो गया, आपने इतना याद रखना है। और कौन सा हो गया, देखो एक तो हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, एक हो गया सिमलीपाल। तो ये जरूर आप याद करना है। एक इनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट है जिसका नाम है नंदनकानन, भुवनेश्वर के पास में ही है। चलिए आगे चलते हैं अब। IUCN की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN बोलते हैं। ये फाउंड होता है 5 अक्टूबर 1948 को फाउंटेनब्लेउ फ्रांस में। और ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो फोकस है वो नेचर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है। हाँ, IUCN का जो आपका पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर का है तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तो ये आपने याद रखना है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी आपके डॉक्टर ब्रूनो ओबरले, और आपके प्रेसिडेंट है जैंग ज़ैंग, ठीक है ना। अच्छा इसी की एक आपकी क्या आती है, एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं आपका रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट फॉर द थ्रेटेंड स्पीसीज रेड लिस्ट, ये आपकी पब्लिश हुई थी पहली बार 1964 से। और इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है आपका यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या, इंग्लिश है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी IUCN है। अच्छा इस रेड लिस्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो सबसे नीचे से देखते हैं तो नॉट एवल्यूटेड, जो उसमें नहीं है, डाटा डेफिशिएंट जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। उसके बाद आपका किस में आ जाता है, लोअर लिस्ट में आ जाते हैं, जिसमें आपका लीस्ट कंसर्न, कंजर्वेशन डिपेंडेंट और नियर थ्रेटन्ड में आते हैं। उसके बाद आती है थ्रेटन्ड कैटेगरी में 3 आती है, वॉनरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इनकी याद रखना, आपका जो क्या एब्रिएशन है उसे याद कर लेना। और जो एक्सटिंक्ट में आते हैं मतलब जो अब नहीं रहे, एक होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगलों से जो समाप्त है, और एक होता है पूरी तरीके से। अब जंगलों में जो समाप्त है मतलब बाकी बच्चे कहाँ पे, मतलब ऐसा मान लीजिए कंजर्वेशन में बचे हुए हैं, बाकी वो वाइल्ड से जंगलों से क्या हो गए, खत्म हो गए। इस तरीके से इन्हें दिखाया जाता है। तो थ्रेटन में मतलब एक आपका कौन सा वॉन्डरेबल VU से दिखाया जाता है, EN से इंडेंजर्ड और CR से क्रिटिकली इंडेंजर्ड को दिखाया जाता है। वहीं एक्सटिंक्ट में आपका पहला कौन सा होता है, EW होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और ये टोटल होता है EX मतलब एक्सटिंक्ट होता है। जबकि आपका लीस्ट कंसर्न में आ जाता है LC, और ये आपका NT में जो आता है ये आता है नियरली थ्रेटन्ड, भविष्य में हो सकता है उस पर खतरा। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, G5 और G4 ये सिक्योरिटी में आता है। एट रिस्क में आपका GS से लेके G3 तक जाता है, और परज्यूम्ड एक्सटेंट मतलब जो खत्म हो चुके हैं वो किस में आ जाते हैं, GX में आ जाते हैं। एक और बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हुई थी, जो साइट है, साइट्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड द फ्लोरा। लिखा हुआ है साइन कब हुआ था, तो ये आपका ट्रीटी साइन हुई थी 3 मार्च 1973 को। कहाँ हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इफेक्टिव हुई थी 1 जुलाई 1975 से। कंडीशन थी 10 रेटिफिकेशन का, पार्टीज में 183 है, ये आपने याद रखना है। और अगर डिपॉजिटरी देखेंगे तो कौन है, आपकी स्वीडिश गवर्नमेंट है। और लैंग्वेज देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। चाइनीज लैंग्वेज को मैंडरिन बोला जाता है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। लिखा हुआ है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया पहल पर प्रकाश डाला है।
इस पहल की शुरुआत जियोलाइट्स जैसे अहम कच्चे माल की आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना और कंप्रेसर का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह परियोजना ऑक्सीजन वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को समर्थन देगा या बनाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सीय ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। यह चिकित्सीय ऑक्सीजन की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही भविष्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका उत्पादन काफी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के तहत ऑक्सीजन को लेकर एक राष्ट्रीय कंजोर्टियम जियोलाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, सांद्रक एवं वेंटिलेटर आदि को सुनिश्चित करना है। कंसोर्टियम में यूसैड, एडवर्ड लाइफ साइंसेज फाउंडेशन, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन आदि जैसे संगठनों से CSR परोपकारी अनुदान प्राप्त करना शुरू कर दिया गया है। NMDC लिमिटेड ने कंसोर्टियम में निर्माताओं के लिए जियोलाइट्स जैसे कच्चे माल की खरीद के लिए धन देने पर सहमति जताई है। तो जियोलाइट्स जो होता है ये आपका क्या है, आपका कच्चा माल है, किसके लिए, ऑक्सीजन निर्माण के लिए। तो ऑक्सीजन का जो निर्माण किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि वार्म एंड कंटेनर लिया जाता है जिसमें आपका एयर कंप्रेस की जाती है, उसके बाद एयर रिसीवर जैसे आपका होता है वहाँ पर उसे चिल किया जाता है। चिल करने के बाद एयर को प्यूरीफाई करने के बाद उसे वेस्टेज निकाल दिया जाता है। वेस्टेज निकालने के बाद उसे कॉलम के थ्रू बॉयल करते हैं कोल्ड बॉक्स में। उसके बाद आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन स्टोरेज कर दी जाती है जिसमें आपकी लिक्विड ऑक्सीजन टैंक आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है IIT रोपड़, जिसे रूपनगर भी बोला जाता है, ये पंजाब में ने विकसित किया जीवन वायु उपकरण। तो लिखा हुआ है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। इसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है। यह उपकरण अस्पतालों में O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। CPAP नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों यानी स्लीप एपनिया के लिए एक उपचार पद्धति है। इस उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिए भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती चरणों के दौरान यह उपचार आवश्यक है। यह फेफड़ों की क्षति को कम करता है और रोगियों को इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्ट से उभरने में सहायता करता है। इस उपकरण में एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर है जिसकी वायरल प्रभावकारिता अगर देखी जाएगी, इफेक्टिवनेस देखी जाएगी 99.99% है। वायरल फिल्टर यह सुनिश्चित करता है कि हवा आसपास के वातावरण में किसी भी पैथोजन को नहीं लेती है। डिवाइस को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित किया गया और इसका यांत्रिक परीक्षण भी कर दिया गया। यह चिकित्सीय रूप से आवश्यक सभी मानकों को पूरा करते हुए कम लागत वाला उपकरण है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज लिखी हुई है राजा पर्व नारित्व का उत्सव। तो लिखा हुआ है उड़ीसा में मनाया जाता है राजा पर्व, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है उड़ीसा में 3 दिवसीय त्योहार राजा पर्व मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय त्योहार नारित्व वुमेनहुड का जश्न मनाने के लिए चिन्हित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के आगमन के साथ ही धरती माता को मासिक धर्म होता है और वह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। यह त्योहार केक की किस्मों का पर्याय माना जाता है और यह पारंपरिक केक को पिट्ठा कहते हैं। इस प्रकार उड़ीसा पर्यटन विकास निगम OTDC ने पिट्ठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। चूंकि महिलाएं इन 3 दिनों के दौरान काम नहीं करती हैं, इसलिए पिट्ठा ऑन व्हील्स वाहन के जरिए शहर में लोगों के लिए कई तरह के पारंपरिक केक खरीद के लिए उपलब्ध रहेंगे। पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में उपयोग में लाया जा रहा है। त्योहार का दूसरा दिन मिथुन के सौर महीने की शुरुआत का प्रतीक होता है। चौथे दिन को वसुमती स्नान और भूदेवी का औपचारिक स्नान कहा जाता है। इस त्योहार में पहले दिन को पाहिली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बूदा तथा बसी राजा का नाम दिया जाता है। अच्छा, आगे न्यूज है कि सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग अब क्या कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। तो सरकार 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू करने जा रही है। सरकार ने पहले नवंबर 2019 में घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2021 से पूरे देश में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। फिर यह समय सीमा 1 जून रखी गई थी, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हॉलमार्किंग केंद्रों में 25% की वृद्धि हुई है। प्रमाणन केंद्रों की मौजूदा क्षमताओं के साथ भारत में प्रति वर्ष लगभग 14 करोड़ वस्तुओं को हॉलमार्क करने की क्षमता है। उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक प्रमोद तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दरअसल गोल्ड हॉलमार्किंग धातु की शुद्धता का प्रमाणीकरण है, जबकि भारत में वर्तमान में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है और आवश्यक नहीं है। सरकार ने इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने की सोने के उपभोक्ताओं को विक्रेताओं द्वारा धोखा न दिया जा सके। नए नियमों के अनुसार 14, 18, 22 कैरेट सोने से बने आभूषण या कलाकृतियों को BIS हॉलमार्क के बिना बेचा जाता है तो जौहरी को वस्तु की कीमत का 5 गुना जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो अभी जो फिलहाल इन्होंने ट्राई किया है
ये 14, 18 और 22 कैरेट पे ट्राई किया है। बात समझ में आएगी। और जो सोने की क्या होती है, प्योरिटी होती है, उसको कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट जो आपका सोना होता है लगभग लगभग आपका 100% क्या होता है, प्योर होता है। अब सभी ज्वेलर्स के लिए गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित कर दिया गया। बता दें कि BIS जो आपका है अप्रैल 2000 से पहले से ही सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के थ्रू, और आपका इफेक्टिव हुई थी इसकी सर्विसेज 23 दिसंबर 1986 से। तो ये आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको ओल्ड दिल्ली मानक भवन में मिलेगा। और इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं अभी कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी है, IAS है, डायरेक्टर जनरल। तो ये आपने याद रखना है। और ये याद रखना, पेरेंट एजेंसी जो BIS किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। कंफ्यूज मत हो जाना। जो शायद से अभी मुझे लग रहा है आपका गोयल जी के पास है, जो आपके कौन है, रेलवे मिनिस्टर्स है ना, पीयूष गोयल, उनके पास है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के पास है। ठीक है, अगर देख लेते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हाँ उन्हीं के पास है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है प्रोसेसिंग का मुझे लग रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास चले गया था। चलो मैं एक काम करूंगा, इससे क्लियर करके, अगर देखो आंसर मैंने बोल दिया पीयूष गोयल, अगर ये गलत हुआ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर में, एडिशनल चार्ज आया था उनके पास। तो अगर नरेंद्र सिंह तोमर हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। चीन द्वारा 2016 के बाद पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई है। तो चीन 2016 के बाद सेंजाओ 12, ये याद रखना, ये नामक रॉकेट से पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत करेगा। यह रॉकेट गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरेगा। दिखा दूंगा गोबी रेगिस्तान कहाँ पे, कैसा रेगिस्तान आपका, ठंडा। सेंजॉय 12 का अर्थ है दिव्यपोत, डिवाइन वेसल्स। या 2022 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 11 मिशनों में से तीसरा मिशन है। जैसा आपका बोल सकते हैं ना कि 4-5 देशों ने मिलकर, जो आपका यूरोपियन यूनियन है और आपका जो कौन है नासा है और जाक्सा हो गई आपकी जापान की, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया था आपका, लगभग जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे सेट कर रखा है आपका क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसी तरीके से चाइना भी अपना बनाने जा रहा है और रशिया भी कोशिश करेगा कि वो अपना बनाए, बात चल रही है। तो इनमें से 4 मिशन ऐसे होंगे जिनमें संभावित रूप से 12 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहली बार चीन लगभग 5 वर्षों के लिए मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह लॉन्च कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के लिए एक उपहार है। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे याद रखना, और ये जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं माओ जेडोंग। चीन चंद्रमा के सबसे दूर पॉइंट पर पहले अंतरिक्ष यान को उतारने के 2 साल बाद मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। चीन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की भी योजना बना रहा है। अच्छा देख लीजिए, चाइना और जो गोबी डेजर्ट यहाँ पर आपका, ये आपका गोबी डेजर्ट। इसके अलावा टकलामाकन जो आपका डेजर्ट है ये भी आपका चीन में, ये एक पेपर में पूछा गया था। टकलामाकन जो आपका डेजर्ट है ये कहाँ पे, एक पेपर था तो उसमें मुझसे पूछा गया था। तो आप याद रखना कहाँ पे, चाइना में और ईस्ट चाइना में जो आपका कौन सा है, सिंजियांग प्रांत है, उस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल का है उलान बटोर है। ऊपर रशिया है, ये आपका रशिया है यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना कि चाइना, मंगोलिया और रशिया के बीच में एक नदी है। ये नदी देख रहे हो, ये इधर जाते हुए ये जा रही है आपकी इस तरीके से। तो ये नदी कौन सी है जो आपका बॉर्डर बनाती है इन 3 देशों के बीच में, तो ये अमूर रिवर है। तो ये आपने याद रखना है। यहीं पे आपको जियायो हिंगान लिंग माउंटेन्स दिखेंगे, 2 हिंगान लिंग माउंटेन्स दिखेंगे, ये ऊपर की तरफ है। एक आपका अल्तुन शान माउंटेन है, कुनलुन शान माउंटेन्स है, ये तिब्बत की तरफ है, ये तिब्बत का प्लेट्यू हो गया। यहाँ पे आपकी मैकोंग रिवर हो गई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी अंदर की तरफ आ जाएगी जिसे शांगपू रिवर बोला जाता है, ठीक है ना। और इस तरफ है आपकी कौन सी, चांगजियांग जैसे बोलते हैं यांगशे रिवर। ऊपर की तरफ है ये आपकी कौन सी, यांगहो रिवर, जिसे आपकी यहाँ पे सभ्यता भी बसती थी जब हमारी कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे हुआंगो थी, तो जिसे येलो रिवर बोला जाता है। यहीं पे ग्रैंड कैनल है। ये जो येलो रिवर है ये पानी डालती है अपना कहाँ पे, येलो सी में। यहाँ पर आपका कहाँ पर, जहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लगता है बॉर्डर है। यहाँ पर आपका जापान है, ये पैसिफिक ओशन है, नीचे की तरफ साउथ चाइना सी है। पिछली बार की यूपीएससी पेपर में पूछा गया था कि मैकोंग रिवर जो है वो अपना पानी कहाँ डालती है, उसका माउथ कहाँ पे, तो याद रखना वो माउथ खोलती है अपना कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपके आसियान कंट्रीज़ है, जैसे आपका थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इनसे गुजरती हुई जाती है। एक आपकी पर्ल रिवर भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब IMD देगा मलेरिया की भविष्यवाणी के लिए मौसम के आंकड़े। तो लिखा हो IMD ICMR, जो आपका IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ICMR है आपका इंडियन
काउंसिल फॉर द मेडिकल रिसर्च और मलेरिया नो मोर नामक एनजीओ मलेरिया और जलवायु पर भारत इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वेक्टर जनित रोग उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति एक अत्यधिक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगी। एनजीओ का मौसम आधारित पूर्वानुमान मॉडल राष्ट्रीय मलेरिया रोकथाम अभियानों की योजना बनाने, परीक्षण और उपचार, चिकित्सा उत्पादों की बेहतर स्थिति और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूर्वानुमान मॉडल उन्नत मौसम डेटा, स्वास्थ्य सूचना और गहन शिक्षण एल्गोरिदम का उपयोग करता है। मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोग स्वास्थ्य जलवायु एजेंडे में कार्यवाही के लिए मुख्य लक्ष्य है। आप जानते हैं ना कि आपका जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। इसके लिए कौन सा होता है? प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट होता है, मतलब एक, इससे ये होता है आपका पैरासिटिक आपका क्या डिसीज है। और इसका वेक्टर कौन होता है? तो इसका वेक्टर होता है आपका कौन सा? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मच्छर होती है इसकी वाहक। अच्छा, आईएमडी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बना था, ये आपने याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो आपकी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस, जिसके आपके मिनिस्टर है हर्षवर्धन। तो ये आप याद कर लेना। और एग्जीक्यूटिव हेड की अगर बात की जाए तो अभी कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा है। तो ये आपने याद रखना है। तो 1875 में बना था आपका आईएमडी। वहीं आईसीएमआर की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो ये 1911 में बनी थी। एज इसका नाम जो था पहले वो था IRFA, जिसे बोलते थे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। पर 1949 में जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, बन के तैयार हो गया था, तो इसका नाम ICMR रख दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका भी न्यू दिल्ली में। और इसके जो आपके हेड है वो बलराम भार्गव है, ये आपने याद रखना है। और इसके लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके मिनिस्टर भी कौन है आपके? वही है, कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आपके अर्थ साइंस के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, संसदीय समिति ने ट्विटर को जारी किया समन। काफी ज्यादा विवाद पैदा हो गया है ट्विटर और सरकार के बीच में। तो लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित संसदीय समिति ने ट्विटर को 18 जून को तलब किया। ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 संबंधी विवाद पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब 4 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को 1178 ट्विटर्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। ट्विटर ने आदेश को नियम के विरुद्ध बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था, यह आपने याद रखना है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में कुछ संशोधन करके 25 फरवरी 2021 को इसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया था। ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इसे सख्ती से लागू करने के लिए 25 मई 2021 तक का समय दिया गया था। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन आदि प्लेटफॉर्म ने नए IT नियमों को लागू कर दिया है, जबकि ट्विटर की आनाकानी अभी भी जारी है। 18 जून को होने वाली बातचीत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिनिधि को भी संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा है। ठीक है ना। आपके कौन है? रविशंकर प्रसाद है, सूचना आपके कौन? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है आपके? जो भी बोला मैंने आपका नाम, रविशंकर प्रसाद। अच्छा, आगे लिखा, इस बातचीत में नई IT नियम के साथ साथ मैनिपुलेटेड मीडिया विवाद पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों ट्विटर ने कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में चिन्हित किया था, जिससे सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद भी और तेज हो गया था। इस कड़ी में ट्विटर द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और RSS प्रमुख मोहन भागवत के व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल में ब्लू टिक बैच हटा लिया गया था, जो एक नया विवाद खड़ा हो गया था। ब्लू टिक बैच होता है कि ये आपका क्या है? आपका एक बोल सकते हैं एक ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है ना। तो जो आपका कौन सा था? जो इनके पर्सनल अकाउंट थे, हालांकि जो आपका क्या था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला जो अकाउंट था उसमें ब्लू टिक था, पर जो इनका पर्सनल अकाउंट था उसमें क्या हो गया था? ब्लू टिक जो बैच होता है तो वो हट जाता है। मैंने बताया था कि ब्लू टिक, याद रखना कि ब्लू टिक जो बैच होता है, मैं फोटो तो नहीं लाया, पर जो ये ब्लू टिक लगा होता है ना आगे की तरफ, ऐसे नाम के आगे लगा होता है इस तरीके से, तो ये एक्चुअल में दिखाता है ऑथेंटिफिकेशन को। तो ये आपने याद रखना है। नए IT नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। 3 करने ने, अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी अभी करने जा रहा है, ठीक है ना। ट्विटर के अलावा सभी कंपनियों ने इन अधिकारियों की सूची सरकार को सौंप दी। उम्मीद है कि 18 जून को होने वाली इस बैठक में लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर विराम लग जाएगा। ट्विटर की अगर बात करें तो इसके जो आपके CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी, और ये बनी थी 2006 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसका हेडक्वार्टर भी आपको वहीं देखने को मिलेगा US में। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही थी, तो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं।
वाई आर द पार्लियामेंट्री कमेटी नीडेड, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो लिखा हुआ इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ द पार्लियामेंट, रिव्यू द प्रपोज्ड लॉज एंड द ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, forward to build the consensus across the party lines, help the development expertise in the subjects, enable the consultation with the independent experts and the stakeholder. पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है जो आपकी परमानेंट कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी जो है नॉन परमानेंट होती है। ये आपका क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से बनाई जाती है, जैसे खत्म हो जाता है टॉपिक उसे खत्म कर दिया जाता है, पर परमानेंट आपकी रहती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी तीन तरह की होती है, फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं और अदर स्टैंडिंग कमिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो पढ़ लेते हैं। तो पहले आती है आपकी कौन सी, पहले आती है आपकी कमिटी ऑन एस्टिमेट, जैसे एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। इसमें 30 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, लिखा हुआ 30 मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा, पर सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। एवरी ईयर फॉर्म द अमंग इट्स मेंबर फॉर द 1 ईयर। याद रखना कि ये 1 साल के लिए बनती। कभी अगर पूछा जाएगा कितने साल के लिए बनती, 5 साल के लिए कि 1 साल के लिए, तो याद रखना केवल 1 साल के लिए बनती, हर साल बदली जाती है। कितने मेंबर लिए जाते हैं, 30 लिए जाते हैं। और कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा, कहीं से भी ले सकते हैं, अपोजिशन या आपके जो कौन है गवर्नमेंट, तो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। और याद रखना पर एक कंडीशन है कि जो मिनिस्टर्स होंगे आपके वो इसके अंदर नहीं आएंगे। फंक्शन क्या करती है, एग्जामाइन द एस्टिमेटेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज, सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेटेड शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। अच्छा, नेक्स्ट आती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, याद रखना 22 मेंबर होते हैं, और 15 होते हैं आपके कहाँ से, लोकसभा से, और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। कई बार पूछा जाता है ये भी 1 साल के लिए बनती है, वही कंडीशन मिनिस्टर अलाउड नहीं होता इसके लिए। फंक्शन क्या करती है, टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड द अकाउंट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, टू एग्जामिन द वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड टू अकॉर्डिंग विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, टू एग्जामिन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कैग बोलते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है ना। तो अभी कौन है आपके, राजीव महर्षि है ना, राजीव महर्षि हैं आपके, राजीव महर्षि हैं, हट गए, नहीं हट गए, हट गए हट गए हट गए। आपके जो जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, वो बन गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो बन गए थे उनकी जगह। उनका नाम क्या था यार, चलो मैं एक काम करूँगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, मैं भूल गया उनका नाम। कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन हो गया ना, तो ये मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, अभी डाल दूंगा। अगर वो सही नहीं हुआ आपका, कौन सा जो मैंने बोला था कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है, पर ये तो मैं आपको डाल ही दूंगा। मुझे नाम याद आ रहा है आपका, क्या था यार, आएगा तो ठीक है मैं बता दूंगा, वरना मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरी आती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी को सिस्टर कमेटी बोला जाता है एस्टिमेट कमेटी का। तो पूछेगा कभी भी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड आपकी कौन सी एस्टिमेटेड कमेटी, ये आपकी क्या है, सिस्टर कमेटीज़ है। पर जहाँ एस्टिमेटेड कमेटी लगभग 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, वहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी में सेव होता है जैसा आपका पब्लिक अंडरटेकिंग्स में होता है। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और इसमें भी क्या मिनिस्टर अलाउड नहीं होते हैं। पर याद रखना कि इसका जो चेयरपर्सन होता है हमेशा अपोजिशन लीडर होता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, और वो लोकसभा का होता है। और लोकसभा में अभी कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। तो अभी जो इसके हेड है वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी है। फंक्शन क्या करता है, टू असरटेन वेदर द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज बीन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड, ओनली कंसर्न विद द एक्सिक्यूशन ऑफ द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट एंड इट्स रिजल्ट। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटी आती है, इंट्रोड्यूस इन 1993, दे आर द 24 डीआरसी, जो आपकी डीआरसी मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी है। 31 मेंबर, 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड द 10 फ्रॉम द राज्यसभा। सीट्स आर allocated on the basis of the strength of the parties in the house. Committees such as the Home Affairs, Finance and the External Affairs are the customarily chaired by the member of the opposition. अच्छा, मेन फंक्शन इज टू इंश्योर द ओवरसाइट ओवर ईच मिनिस्ट्री। फिर आती अदर स्टैंडिंग कमेटी आती है, तो ईच हाउस ऑफ द एसेट ऑफ दीज कमिटीज टू इंक्वायर इनटू अदर मैटर्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री एंड डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। लोकसभा के पास अभी जो है वो लगभग 16 के आसपास है, राज्यसभा के पास 12 के आसपास है। नंबर ऑफ द मेंबर्स वेरीज फ्रॉम द 7 to 26 के आसपास के जो मेंबर हो सकते हैं, इसके बीच में हो सकते हैं, सम विद द फिक्स्ड टर्म्स एंड द सम विदाउट द फिक्स्ड टर्म्स। A minister is not eligible to be the member of the committee, याद रखना मिनिस्टर इसके भी पार्ट नहीं होते। ऑन द वुमेन empowerment, गवर्नमेंट assistance, petition, subordinate legislation and the welfare of the SC and ST. Joint committee include the member of the from the both the houses. Such committees have about the 15 members and the are formed for the 1 terms in the Lok Sabha of the Lok Sabha. एग्जाम्पल अगर बात करें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आती है, कमेटी ऑन द पेटिशन आती है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड द गवर्नमेंट एश्योरेंसेस में आ जाते हैं। एडॉक कमेटी की बात करें, नॉन परमानेंट कमेटी होती है आपकी, कैसी होती है, नॉन परमानेंट होती है। तो लिखा हुआ अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर हिज कॉम्प्लीकेशन ऑफ द टास्क।
तो खत्म कर दी जाती है जैसे उसका काम खत्म हो जाता है। एग्जामाइन करें तो ज्वाइंट कमेटी टू एग्जामाइन द प्राइसिंग ऑफ द टेलीकॉम लाइसेंस इन द स्पेक्ट्रम, कमेटी ऑन द एथिक्स, MPLAR जो आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट सिस्टम आता है उससे रिलेटेड है आपका, एंड प्रोविजन ऑफ द कंप्यूटर्स और टू लोकसभा मेंबर्स, ज्वाइंट कमेटी ऑन वर्क, रेलवे कन्वेंशन, फर्टिलाइजर प्राइसिंग ETC, ये आ जाती हैं आपकी। एक्सेप्ट फॉर द ज्वाइंट कमेटी ऑन द वर्क, द कमेटी ऑपरेट इन द लोकसभा, मेंबर ऑफ द फ्रॉम द बोथ द हाउसेज एंड वेरीज बिटवीन द 10 to 30। इसमें आपके जो मेंबर होते हैं 10 से लेकर 30 के बीच में आप रख सकते हैं, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी की गई। भारत अब दुनिया के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में 14वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चढ़ने को और बढ़ा दिया है। यह रिपोर्ट चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर के समुदाय कोविड-19 महामारी के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने के लिए एक साथ आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2009 के बाद से लोगों ने सबसे अधिक अजनबियों की मदद की है। दुनिया के आधे से अधिक लगभग 55% वयस्कों या 3 बिलियन लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने की सूचना दी है जिसे वे 2020 में नहीं जानते थे। अधिकांश पश्चिमी देश जो आमतौर पर शीर्ष 10 में होते थे, रैंकिंग में बहुत नीचे आ गए। 2017 से 19 के बीच भारत के स्कोर में तेजी से सुधार हुआ है। यह सुधार 2020 के दौरान भी बना रहा। भारत में यह सुधार सभी आयु वर्गों, पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा गया। भारत में लोग उदारतापूर्वक विभिन्न कारणों से धन और समय का योगदान दे रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से कोविड राहत मदद शामिल है। अच्छा, इसमें जो लिखा नहीं है क्या, माननी पड़ेगी यार बात। पहले नंबर पे जानते कौन है? इंडोनेशिया। पहले नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है भारत में कोविड वैक्सीन से पहली मौत AEFI पैनल ने बताई है। तो भारत में कोविड टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट के कारण एक मृत्यु की घटना सामने आई है। इसकी पुष्टि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस यानी प्रतिरक्षण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की एक अध्ययन रिपोर्ट पर सरकारी पैनल द्वारा की गई है। राष्ट्रीय AEFI समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार 8 मार्च 2021 को टीका लगाए जाने के बाद एनाफिलैक्सिस के कारण एक 68 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जबकि एनाफिलैक्सिस के 2 अन्य मामलों में 2 व्यक्तियों को जनवरी में टीका लगाया गया था जो ठीक हो गए। एनाफिलैक्सिस के कारण कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी यह पहली मौत की घटना है। बता दें कि रिपोर्ट AEFI द्वारा 31 गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के अध्ययन पर आधारित है। हालांकि पैनल ने कहा है कि सही जांच और आकलन के बाद ही यह पूरी तरह से कहा जा सकेगा कि घटना और टीके के बीच कोई संबंध है या नहीं। पैनल ने कहा है कि वैक्सीन उत्पाद संबंधी ऐसी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं और इनके उदाहरण एलर्जी और एनाफिलैक्सिस इत्यादि हैं। उन्होंने इस ओर संकेत किया कि टीकाकरण के लाभ नुकसान के जोखिम की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा इससे होने वाले नुकसान के सभी उभरते संकेतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और समय समय पर समीक्षा भी की जा रही है। एनाफिलैक्सिस होती क्या है तो मैं बता दूं, एलर्जिक रिएक्शन है आपका, एक गंभीर प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। आमतौर पर यह बीमारी अचानक शुरू होती है और जल्द ही गंभीर रूप ले लेती है। इसके लक्षणों में हल्का सिरदर्द और बेहोशी महसूस करना, सांस लेने में कठिनाई होना, दिल की धड़कन तेज होना, खुजली, उभरे हुए दाने आदि सहित अन्य एलर्जी के लक्षण भी शामिल होते हैं। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह बहुत गंभीर रूप ले सकती है। नेक्स्ट आता है भारत में जल्द ही सीप्लेन सेवाओं का होगा विकास। तो भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जैसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। यह समझौता भारत में समुद्री विमान सेवाओं के विकास के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की RCN उड़ान पहल के तहत सीप्लेन सेवाओं को विकसित किया गया है। यह भारत के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के भीतर सीप्लेन सेवाओं के गैर अनुसूचित संचालन के विकास की परिकल्पना करता है। समझौते के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने के अधिकारियों के साथ एक समन्वय समिति का गठन किया है। अच्छा, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो आपके वही है जो एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर के नहीं, सॉरी, उसके आपके अर्बन अफेयर्स के, ठीक है ना। तो वो है आपके हरदीप सिंह पुरी, ठीक है ना। आपके आई थिंक जो आपके जलमार्ग के वो हैं आपके मनसुख एल मांडविया, और आपके पर्यटन के जो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट चलते हैं। इसका उद्देश्य समुद्री विमान सेवाओं के संचालन को विभिन्न स्थानों पर समय पर शुरू करवाना है। जलमार्ग मंत्रालय हवाई जहाजों के वाटर फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करेगा और उन्हें विकसित करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत प्रदान किए गए जल हवाई अड्डों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करें। उड़ान आपकी योजना है। उड़ान अब तो 2.0 वर्जन लॉन्च हो चुका है इसका। उड़ान की फुल फॉर्म होते उड़े देश का आम नागरिक, हिंदी में लिखता हूँ, उड़े देश का आम नागरिक।
आम नागरिक, जिसके तहत क्या था कि आपका जो लोकल जगह भी थी वहाँ पर भी करना था, छोटी छोटी जगह थी वहाँ पर भी क्या था कि आपकी एयरपोर्ट वगैरह बनाना था लोकल एरिया में, और टिकट्स को सस्ता रखना था ताकि हर किसी के बोल सकते हैं रीच में वो आ जाए। खासकर जो आपका क्या था लोअर मिडिल इनकम जो आपकी फैमिलीज आती हैं वो भी क्या कर सके, आपका हवाई यात्रा कर सकें। साथ ही यह समुद्री विमानों के संचालन के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगा। दोनों मंत्रालयों के बीच यह समझौता ज्ञापन नए जल एरोड्रोम के विकास में तेजी लाने और भारत में नई समुद्री विमान मार्गों के संचालन में मदद करेगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, इससे न केवल सीप्लेन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पूरे देश में निर्बाध कनेक्टिविटी पहुंचेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे सिविल एविएशन से रिलेटेड आपके मुद्दों को उठाती है, जिसका आपका हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। इसके जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम है सैल्वातोर आकितानो। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, आपने सिर्फ इतना याद रखना, जब भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था 1947 में, डेट है 4 अप्रैल। तो ये आपने याद रखना। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोसॉक है। आपकी जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो इसकी क्या, आपकी 5 ऑर्गन में से एक है ना, आपकी किसकी, यूएन के कितने ऑर्गन हैं यार, 5 कि 6 हैं, 6। अच्छा, इंडिया में इसी से रिलेटेड आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, बिल्कुल सही है, हरदीप सिंह पुरी आपके मिनिस्टर है। और इसके लिए अभी एक एक्ट आया था यार आपका, तो वो था सिविल एविएशन द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द एयरक्राफ्ट बिल 2020, अभी आया था। इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जो आपका क्या होता है, कोची में एक हादसा हुआ था, और हादसा हुआ था आपका किससे रिलेटेड, जो आपके माउंटेन जो एयरपोर्ट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, मेरे दिमाग से उड़ गया, तो उससे रिलेटेड नियम बनाए गए थे। तो डांट पड़ी थी जब इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तब ये बिल बनाया गया था, जिसमें शायद से आपका बोल सकते हैं कि पैसे दिए जाने थे उन फैमिलीज को जिन्हें नुकसान हुआ था, या जिन्हें क्या हुआ, जिन्होंने बोल सकते हैं मानसिक या फिर भौतिक तौर पे जिन्हें नुकसान हुआ था फ्लाइट के दौरान, ओवर द क्या बोलते हैं, टिप नहीं, टिप एंड टॉप बोलते हैं कि टॉप कुछ ऐसा बोलते हैं, टॉप एयरपोर्ट, अरे नाम भूल गया, टेबल टॉप बोलते हैं शायद से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टेबल टॉप रनवे बोलते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और इनमें आपका बोल सकते हैं हादसा होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, टेबल टॉप ही बोलते हैं आई थिंक सो। कुछ अलग होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना, इससे भी। चलो आगे चलते हैं। भारत की वित्तीय संपत्ति में वृद्धि हुई है, तो लिखा हुआ भारत में वित्तीय संपत्ति 2020 में 11% से बढ़कर 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। लिखा हुआ है बीसीजी की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्तीय संपत्ति में 11% की वृद्धि 5 साल में 2020 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के बराबर थी। वित्तीय संपत्ति को वयस्क व्यक्तियों द्वारा धारित वास्तविक संपत्ति और देनदारियों को छोड़कर कुल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया। रिपोर्ट में आय से अधिक असमानता और महामारी के कारण इसकी बढ़ती स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले कुछ वर्षों में वित्तीय संपदा में तेजी से विस्तार होगा। भारत में 2025 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 5 वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 1400 हो जाएगी। भारतीयों की सीमा पार संपत्ति 2020 में बढ़कर 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि वित्तीय संपत्ति का 5.7% है। रिपोर्ट के अनुसार यह अनुपात 2025 तक बढ़कर 6.3 हो जाएगा। अचल संपत्ति, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, गैर मौद्रिक सोना और अन्य धातुएं वास्तविक संपत्ति में शामिल हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक वास्तविक संपत्ति 8.2% प्रतिवर्ष बढ़कर 18.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। अब इससे ये मत लगा देना कि 18.5 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी नहीं है। जीडीपी लगभग अभी हमारी तो बुरे हाल हो रखे हैं। जीडीपी लगभग हमारी अभी 2.6 ट्रिलियन के आसपास है, ये याद रखना। और हम किस नंबर पे आते हैं, 6वें नंबर पे। सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास किसकी है, वो यूएसए की है, ठीक है ना। और 14 ट्रिलियन के आसपास आती है किसकी, चाइना की। तो ये मत लगा देना कि 18.5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो गई, जीडीपी हो गई ना। ये आपका क्या है, ये क्या है, बोल सकते हैं इंडिविजुअल जो संपत्ति होती है आपकी, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आपके आंकड़े थे, जीडीपी नहीं। देश कितना कमाता है एक साल में, उससे रिलेटेड नहीं। जीडीपी होती है एक साल में कितना कमाया, ठीक है ना। ग्रॉस डेवलपमेंट जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एक साल में कितना पैसा आया, इस तरीके से देखा जाता है। कितना पैसा आया नहीं, एक साल में देश के अंदर कितना पैसा आपका जनरेट हुआ, उसे बोलते हैं जीडीपी। तो ये आपने याद रखना है, तो इसको गलत मत समझ जाना। हाँ, पर एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि फॉरेक्स रिजर्व भारत का बड़ी है, क्योंकि भारत खर्चा तो ज़्यादा कर नहीं पा रहा।
तो भारत का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो 506.8 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है, मतलब 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। ये आपने न्यूज़ याद रखनी है। और भारत किस नंबर पे आ गया आपका? 5वें नंबर पे आ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसके पास है फॉरेस्ट रिजर्व? यूएसए का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यूएसए का तो यूएस डॉलर होता है ना, और जो फॉरेस्ट रिजर्व होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? यूएस डॉलर फॉर्म में होता है। सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, लगभग 3101.6। उसके बाद जापान आता है 1378। उसके बाद स्विट्जरलैंड आता है 848। उसके बाद रशिया, फिर भारत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नया प्रोग्राम जारी किया गया भारतीय सरकार द्वारा। तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने वाले। भारत सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि वह 1 लाख से अधिक कोविड फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैल रहे 111 प्रशिक्षण केंद्रों से शुरू किया जाएगा। होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 कस्टमाइज नौकरियों में कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय गठन या घटक के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसे एक विशेष परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका PMKVY के अंतर्गत आएगा। तो ये याद कर लेना, जिसमें किनको ट्रेन किया जाएगा? आपका फ्रंटलाइन वर्कर्स को। कार्यक्रम का कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 276 करोड़ रुपए होगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य कुशल गैर चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य मकसद स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी, लिखा हुआ है परियोजनाओं की निगरानी हेतु NHAI करेगा ड्रोन का उपयोग। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव की रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में पारदर्शिता, एकरूपता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग ठेकेदार और पर्यवेक्षण सलाहकार की टीम लीडर की उपस्थिति में की जाएगी। यह वर्तमान में पिछले महीने के तुलनात्मक प्रोजेक्ट वीडियो को NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड करेंगे। इसके द्वारा महीने के दौरान विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विकास और तरक्की को कैप्चर किया जाएगा। पर्यवेक्षण सलाहकार इन वीडियो का विश्लेषण करेंगे और परियोजना विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए डिजिटल मासिक प्रगति रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देंगे। इन वीडियो का उपयोग NHAI के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की विसंगतियों और सुधारों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा। NHAI उन सभी डेवलप्ड परियोजनाओं में मासिक ड्रोन सर्वेक्षण भी करेगा जहां संचालन और रखरखाव के लिए NHAI जिम्मेदार होगा। चूंकि ये वीडियो स्थायी रूप से डेटा लेक पर संग्रहित किए जाएंगे, इसलिए इन्हें विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरणों, जो आपके ट्राइब्यूनल्स होते हैं, न्यायालयों के समक्ष सामने साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन, जिन्हें बोला जाता है आपका नेशनल सर्वे व्हीकल, के अनिवार्य तैनाती से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है आपके? तो है नितिन गडकरी। चलो आगे चलते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था, ये 1988 में बना था और इसके जो अभी एग्जीक्यूटिव हेड है, चेयरपर्सन है, उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो ये आपने याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2021 मनाया गया। तो 17 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो लिखा हुआ है प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित भूमि, जैसे बोलते हैं डिग्रेडेड लैंड को स्वस्थ भूमि में बदलने पर केंद्रित इस दिवस का उद्देश्य मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बार इस दिवस की थीम थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्थी लैंड। तो इसकी क्या आपकी क्या बोल सकते हैं थीम है। 17 जून 2021 को मनाया जाता है। इस अवसर पर UNCCD, जो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपकी बोल सकते हैं एक इस आपका क्या है ट्रीटी है, एक आपका कॉन्वेंशन है जो इस पर काम करता है। कि कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियायो ने कहा है कि भूमि की बहाली कोविड-19 से आर्थिक सुधार से भी बहुत योगदान दे सकती है। इस विश्व निकाय के आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में पाई जाने वाली पौधों और जानवरों की कुल 8 मिलियन प्रजातियों में से 10 लाख प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। अच्छा, 8 मिलियन को 80 लाख बोला जाता है, ये याद रखना। जैव विविधता का नुकसान केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक विकासात्मक, आर्थिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक और नैतिक मुद्दा भी है। जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। बंजर हो जाती है जब भूमि, इसमें जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास देखने को मिलता है। गौरतलब है कि 2020 से पहले इस दिवस को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के रूप में जाना जाता था।
2020 से पहले। बात समझ में? अब इसका नाम चेंज हो गया है। बता दें कि तो भारत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करने और साथ ही विकासशील देशों को भूमि बहाली रणनीति विकसित करने में सहायता करने की दिशा में काम कर रहा है। अच्छा, भारत का टारगेट है कि 2030 तक लगभग 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो आपकी कैसी बंजर भूमि है उसे कैसे बना देंगे हम, उपजाऊ बना देंगे। ये भारत का टारगेट है। अच्छा इनिशिएटिव भारत का भी ये। अच्छा भाई, ये यूएनसीसीडी जो आपका है, यूनाइटेड नेशन कॉम्बेट अगेंस्ट द डेजर्टिफिकेशन, जो बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन द कॉम्बेट अगेंस्ट द डेजर्टिफिकेशन, ये आया कहाँ से? तो रियो सबमिट हुई थी, जैसे अर्थ समिट कहा जाता है 1992 में, और ये हुई थी रियो दी जेनेरो में। बात समझ में आ गई? उसी का इनिशिएट था ये। और इसके बाद जो आपकी अर्थ समिट हुई थी, इसके बाद 1992 के बाद वो हुई थी आपकी 10 साल बाद 2002 में। पर ये कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग में हुई थी। कहाँ? साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर आपका ये आपका जो वर्ल्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। उसके बाद आपका क्या था कि अर्थ समिट हुई थी 2012 में, जो फिर से रियो दी जेनेरो में हुई थी। ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD के तौर पर हुई थी। अच्छा, ऑल्टरनेटिव नेम्स बता देता हूँ। तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट UNCED अर्थ समिट 1992। रियो दी जेनेरो अर्थ समिट बोलते हैं या रियो कॉन्फ्रेंस से बोला जाता है। तो रियो समिट, अर्थ समिट, कुछ भी बोले आपने दिमाग में रखना, उसी का नाम आपका क्या है, एक ही नाम है, एक ही मतलब है। अच्छा, इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या थे? तो एक तो रियो डिक्लेरेशन आया था जो आपका किससे रिलेटेड था, आपका नेचर से रिलेटेड था। एक एजेंडा 21 था जो बाद में आपका चेंज कर दिया गया, किससे रिलेटेड, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। SDG गोल आपके सेट कर दिए गए 17 2012 में। और एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे। इसी में आपके कॉन्वेंशन कुछ ओपन किए गए थे। तो एक था आपका CBD जो यूनाइटेड नेशन कॉम्बेट, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, कॉन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। आपका एक था CCC जो कॉन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। और एक था आपका CCD जो आपका कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन था। तो तीनों जो आपके कौन है, BD हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैं लिख लेता हूँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक तो ये हो गया, एक आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, और एक आपका कौन सा जो मैंने अभी बताया, कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो ये आपका किस 1992 का जो आपका क्या था, अर्थ समिट था, वहीं से आपके क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, भारत में COP14 हुई थी, 2019 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 2020 में होना था, पर आप जानते हैं कोविड हो गया था, तो COP14 अब तक नहीं हुई, आपकी COP15 अब तक नहीं हुई, और वेन्यू आपका तय नहीं हुआ है। ये 2022 में बोल रहे हैं। जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये यहाँ पर ये आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। इसके बाद तुरंत मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। जो आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट जो सेकंड होगा उसका, जो अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या अगर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको मिलती जाए। अगर नोटिफिकेशन किसी भी कीमत पर अगर क्या हो जाता है, आपसे मिस हो जाता है, तो आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक से लिंक ले सकते हैं, मैं वहाँ पे भी शेयर कर लेता हूँ। तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।